Wait. ऑब्वियसली सूर्य चंद्र कुछ नहीं। हाँ, ऊपरी दिशा में वो। हाँ, वो दूसरे के ऊपर भी उसमें चमक जाती है। हाँ, ये खाली है आकाश। ये नॉर्मल सूर्य चंद्र की रोशनी। नहीं, नहीं बट मेरे को वो चार चीज मुझे खाना समझ में आई।
बारिश के सबसे नहीं लोग वही भी बोले इधर भी कोई बारिश आ सकती है लेकिन खतरा ये वीडियो ऑन है ना, वीडियो ऑन है, पंखा दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? इसको ऐसे करो ना आप। तो आज शुरू करते हैं राइट। आराध्य के चरणों में वंदन, ईजीप्ट के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, बेंगलुरु में विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। आज हम गीत ले रहे हैं चैत्य पुरुष जग जाए, तो सभी इसमें साथ दे सकते हैं। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम गाता हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए, चैत्य पुरुष जग जाए। तो इसका अर्थ हो गया कि देव तुम्हारा पुण्य नाम जो है वो मेरे मन में रम जाए, और इन मंत्रों के द्वारा जो ओम 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 है वो उद्धार करने वाला है, अरहम अरहम है वो भी हमारा त्राण करने वाला है, और हम जो ओम ह्रीं श्रीं है उसके द्वारा विजय ध्वजा लहराएं, विजय पताका, विजय का झंडा लहराएं। ये सब मंत्र है, मंत्र है, मंत्र है। हाँ। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय, ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं, विघ्न शमन ओम व्याधि शमन ओम, क्लीं 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 क्लीं, नाम मंत्र तव प्रण संरोहण, सतत अमृत बरसाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तो इसमें वही कहा गया, फिर ये विघ्न का नाश करने वाला है, व्याधि का नाश करने वाले ये मंत्र हैं, और जो ये नाम तुम्हारा नाम का जो मंत्र है वो हर प्रकार के पीड़ा को, घाव को समाप्त करने वाला है, और ये सतत अमृत बरसाने वाला है। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की, नाम मंत्र तव भय हर विषय हर, ताप सिंधु गहराए, चैत्य पुरुष जग जाए। तो कहते हैं कि तन और मन की विषमता, उनमें जो अंतर है वो मिट जाए, तो जो ऐसा जैसा भाव वैसा ही हम दिखें, तन भी वैसा ही कार्य करे, और मन, अनुभव और चिंतन भी एक जैसा हो जाए, उनमें कोई अंतर ना रहे, हर पल पर, हर क्षण में, हर कदम पर हमें सफलता मिले, और मन में जो है चेतन की तन्मयता जगी रहे। चेतन अर्थात जो अपना जो क्या है, जीव क्या है, चेतन ही है, चेतन तत्व है उस। और तुम्हारा नाम क्या है, भय हर, भय को हरने वाला है, विष हर, विष को हरने वाला है, और साम्य सिंधु गहराए, तुम्हारे नाम से क्या होगा, समता का समुद्र जो है वो गहराए। आत्मा बिन
सरी मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, ऐसे पुरुष जग जाए। तो हे देव, तुमने क्या मंत्र पढ़ाया है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, और आत्मा क्या है? अचल है, माने चलती नहीं है, अरुज है जिसमें रोग नहीं होता है, शिव है माने वो शाश्वत है, इटर्नल, ओके, और नश्वर है ये काया। और आत्मा कैसे अपने में आत्मा की लय कैसे पाए? आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा की लय पाएगी, राइट। आप हर चीज को छोड़ करके आत्मा में ही रमण करोगे, तभी आप आत्मलीन हो पाओगे। हाँ, निरुपद्रव हम निरुपद्रव, हम सब है आत्मा, तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम राम ह्रीं क्रोम ह्रैं क्रोम ह्रं ह्रैं, अंतर मल धुल जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तो हम देखते हैं इतने इधर उधर उपद्रव हो रहे हैं, लेकिन उपद्रव किसके हो रहे हैं? न तो जो है तुम उपद्रवी हो, न हम उपद्रवी है। तुम और हम क्या है? आत्मा। जो उपद्रव हो रहा है पौद्गलिक, पुद्गल के सहारे से हो रहा है। तुम और हम दोनों जो है क्या है? आत्मा। हम सब आत्मा है। और तब मीन्स तुम्हारी तुम्हारी जो जागृत आत्मा है उससे क्या हो? हम सब उससे कुछ सीख लेकर के हम सब भी परमात्मा बन जाए, ठीक है। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए, तब मीन्स तुम्हारी, तो तुम्हारी जागृत आत्मा से कुछ शिक्षा लेकर के, कुछ अनुकरण कर करके हम सब भी जो है परमात्मा बन जाए। और ये फिर से मंत्र आता है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूंग ह्रैंग ह्रोंग रंग है। इससे हमारा जो अंतर मल जो है, अंतर की जो गंदगी है वो धुल जाए, अंतर का मल साफ हो जाए। अंदर में लोग कषाय हो गए, हाँ वही हो, कर्म बोलो, कसाई बोलो, कुछ भी बोलो आप, सब धुल जाए। और ये हो गया आपको हमारा आज का गीत। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। गौतम जी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं है? ओके, तो हम 48वां बोल आज लेते हैं। तो अजीव तत्व के 14 भेद में कितने पाए जाते हैं, इसके साथ नीची दिशा और ऊंची दिशा ये भी जोड़ दी गई। तो इनमें कहाँ कहाँ क्या पाए जाते हैं, इसको हमें आज समझना है। तो आप ये समझे पहले कि पूर्ण अगर लोक लेते हैं, पूर्ण लोक लिया, तो उसमें अजीव के कितने भेद है? अजीव के पहले तो टोटल भेद बता देता हूं मैं। धर्मास्तिकाय के 3, स्कंद देश प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3, स्कंद देश प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3, स्कंद देश प्रदेश। काल 1, तो 9 1 10, और पुद्गल के स्कंद देश प्रदेश परमाणु। ये 14 भेद। इसमें से पूरे लोक में कितने भेद हैं? कोई ऑनलाइन भी कोई जुड़े हुए बताना चाहेंगे? कौन कौन है ऑनलाइन? एक बार इधर कर दो, घुमा दो। सवाल क्या था सर? सवाल था कि जो 14 भेद हैं जीव के, अजीव के, उसमें पूरे लोक में कितने भेद हैं? पूरे लोक में उसमें कितने भेद हैं? हम्म, 14 ही होंगे ना सर? नहीं सर, 14 ही आकाश होंगे, ऐसा अस्तिकाय लग तो रहा है। लोक और अलोक दोनों में है। हाँ, तो यहाँ संजय क्या बोला आपने? सर आकाश अस्तिकाय जो है वो लोक और अलोक दोनों में है सर। हाँ वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ लोक में कितने हैं? हाँ, में कितने हैं? अस्तिकाय
सर 14 होंगे। 14 होंगे, ठीक है। संजय? नहीं नहीं सर, 14 से तो कम होंगे, कितना नहीं बोल पा रहा हूँ। ओके, 14 से कम क्यों होंगे? क्या थिंकिंग क्या है तुम्हारी? सर जैसे आकाश अस्तिका में जो बाहर भी रहेंगे ना सर, अंदर ही रहना जरूरी नहीं नहीं है ना नहीं, वैसे। ऐसा मैं तो हाँ। बाहर रहो अंदर रहो से मतलब नहीं है, यहाँ कितने अच्छा। वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ ऐसे। हाँ ठीक हाँ, है, फिर तो 14 होंगे सर। ओके। अशोक जी? हाँ, तो यहाँ पर एक ट्रिक क्वेश्चन है जो गुरुजी ने पकड़ा है, अनिल जी ने। तो ऐसा है कि आप देखो कि जो आकाशास्तिकाय का स्कंद है वो कहाँ है? अच्छा, स्कंद वाला। क्यों? एक ही स्कंद है। लता जी समझ गई? स्कंद तो एक ही है, आकाशास्तिकाय भी स्कंद एक ही है, धर्मास्तिकाय का भी एक ही है, अधर्मास्तिकाय का भी एक ही है। तो जब हम स्कंद की बात करते हैं तो पूर्ण लोक में धर्मास्तिकाय का स्कंद तो है, अधर्मास्तिकाय का भी है। देश और परमाणु तो ठीक है, सब जगह देश और प्रदेश तो हर जगह है, क्योंकि छोटा सा हिस्सा भी हो गया। लेकिन आकाशास्तिकाय का स्कंद कहाँ है? लोक और अलोक को मिला करके है, तो एक लोक में वो स्कंद नहीं है। इसलिए हम्म। पूर्ण लोक में ये इसमें नहीं आया है। मैं इसको इसकी समझ डेवलप करने के लिए आपको शुरू से वो बता रहा हूं कि पूर्ण लोक का जहां तक सवाल है वहां पर 13 जो है वो हो गए, क्योंकि धर्म आकाशास्तिकाय का स्कंद नहीं है। क्लियर हो गई बात सबको? लता जी क्लियर है? क्लियर हो गए। हाँ। अब देखिए, अगर हम लोक का कोई हिस्सा ले लेते हैं, लोक का अगर हमने कोई हिस्सा ले लिया तो वहां फिर से वही बात लागू हो जाएगी कि वहां न तो धर्मास्तिकाय का स्कंद रहेगा न अधर्मास्तिकाय का स्कंद रहेगा। तो लोक का कोई भी अगर हिस्सा ले लिया, अगर मैंने बोला तिरछा लोक या मध्य लोक या कोई भी बोला एक हिस्सा ढाई दीप, तो वहां पर मैक्सिमम तो 11 ही हो सकते हैं। ये 3 तो कट गए, आकाशास्तिकाय का स्कंद कट गया, धर्मास्तिकाय का स्कंद कट गया, क्योंकि वो तो पूरे लोक में था, एक हिस्से में तो नहीं था। समझ गए ना? और अधर्मास्तिकाय का भी कट गया। तो 11 मैक्सिमम हो सकते हैं कोई भी हिस्से में, पूरे लोक में 13 हो, ठीक है। पूरा ही कोई भी हिस्सा लेंगे तो उसमें 11 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब 11 में से क्या है कि दो ही चीज समझनी है, कहीं 10 होते हैं कहीं 11 होते हैं। अब 10 और 11 कैसे होते हैं इसको समझना है। तो देखो, इसमें जो जो वेरिएशन है वो सिर्फ काल का है। ये जो हमारा काल आया है यहाँ पर, ये ज्योतिष काल है, ये सूर्य चंद्र के आधार पर है। तो पहले तो भरत जी ने जैसे बताया कि 45 लाख योजन है, वहीं तक मनुष्य है। ढाई दीप जो है 45 लाख योजन का है। 45 लाख योजन के बाहर जो ज्योतिष चक्र आज शायद बताएंगे आप संभवतया, तो वो ज्योतिष चक्र जो 45 लाख योजन के बाहर का है, वहां जो भी सूर्य चंद्र तारे हैं वो स्थिर हैं, वो चलते नहीं है। और यहाँ पर जो भी गणना होती है हमारे चंद्रमा के मूवमेंट पर, सूर्य के मूवमेंट पर, तो हमारी जो काल की गणना हो रही है, हम जो काल जो बोल रहे हैं दिन रात हुआ कैसे हुआ, एक दिन रात में एक बार सूर्य यहाँ से वहां घूम गया, तो सूर्य की जो गति है उसके आधार पर हमारा सारा काल का मेजरमेंट है। तो जहां जहां सूर्य की गति दिख रही है वहां वहां काल है, और जहां जहां नहीं दिख रही है वहां वहां नहीं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब हम और छोटी सी एक दो 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 मिनट का और समय लेंगे तो एक चीज समझ में आ गई, 45 लाख योजन की ढाई द्वीप के बाहर जहां भी है वहां आपको 10 हो गए। ओके। दूसरा, आप देखो, जो अब सूर्य चंद्र कहाँ है? 900 योजन ऊपर में, 790 योजन ऊपर से लेकर के ज्योतिष चक्र शुरू होता है मध्य लोक से, और 900 योजन तक समाप्त हो जाता है। उसके ऊपर ऊंचा लोक है, ऊर्ध्व लोक है। तो उसके ऊपर तो फिर सूर्य चंद्र वगैरह का है ही नहीं। वो उसके ऊपर जब है ही नहीं तो वहां भी आपको कोई भी काल नहीं है। तो ऊंचे लोक में भी 10 है, तो देवलोक में काल नहीं? नहीं, वो जो निश्चित काल है वो है, पर ये ज्योतिष काल जो हो रहा है जो सूर्य चंद्र के आधार में, वो काल नहीं है, रात दिन नहीं है। ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। तो ये 10 हो गए, तो ऊंचे लोक में 10 हो गए, अढ़ाई दीप के बाहर 10 हो गए। अब चलते हैं, हमें और दो चीजें खाली लेनी है। कौन कौन सी?
ऊंची दिशा, नीची दिशा और नीचा लोक, ठीक है ना? ओके। अब नीचा लोक जो है वहां पर थोड़ा सा एक ट्रिक है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जो महाविद्य क्षेत्र है उसके जो 2 विजय हैं, 32 विजय होते हैं एक महाविद्य क्षेत्र में, उसके जो 2 विजय हैं वो नीचे लोक में है। तो उसके कारण वहां भी सूर्य चंद्र की रोशनी पहुंच रही है। ओके, तो वहां भी क्या है कि काल है। तो नीचे लोक में भी काल हो गया, तो नीचे लोक में 11 भेद हो गए। ठीक है, क्लियर? उसके बाद जो बचा पोर्शन, तो 2.5 दीप तो है ही है, खैर नीचे लोक हो गया। अब जो है दिशा की बात होती है, खाली दिशा। कौन कौन सी दिशा? अब क्या है कि जो जम्बू, जो मेरु पर्वत है सेंटर में, उसके जो समतल है, तो वहां सेंटर में 8 रुचक प्रदेश, 8 प्रदेशों का एक रुचक प्रदेश कहा जाता है सेंटर में, और वहां से सारी दिशाओं की गणना होती है। तो उसके उसका जो 8 जो है ऐसा 4 प्रदेश जो है वो जमीन के समतल के ऊपर है, और 4 प्रदेश जो है समतल के नीचे। ठीक है, तो 4 ऊपर 4 नीचे। और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, वहां एक समझ लो कि आप ऐसे प्लेट सी रखी हुई है, जिसमें आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो अपनी ईशान कूट वगैरह वगैरह वानव्य ये सब सारे वो ऐसे, तो उसमें आ गई बात। तो ऐसा आप समझ लो कि ये प्लेट है और ये नीचा है और ये ऊपर है। अब इस प्लेट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईशान कोण वगैरह वगैरह 8 ये दिशा हो गई। अब हमें उन दिशाओं से अभी मतलब नहीं, हमें मतलब है जो ऊपर का प्रदेश था वो हो गई ऊपरी दिशा, और जो नीचे के प्रदेश है उस दिशा में हो गई नीची दिशा। अब नीची दिशा तो धरती के नीचे हो गई, समतल के नीचे है, तो वहां भी ऑब्वियसली सूरज चांद कुछ नहीं पहुंच रहा है, नीचे हो गई ना। ये धरती थी, समतल था, इसके नीचे है, तो इसलिए नीची दिशा में भी सिर्फ 10 ही अजीव के वेद है। ऊपरी दिशा में क्या है कि आपको जो ये एक तरह से क्रिस्टल फॉर्मेशन है इसका, इसका मेरु पर्वत का, ठीक है ना? जो मेरु पर्वत का क्रिस्टल फॉर्मेशन है, उसके कारण सूर्य चंद्र की जो लाइट है वो वहां भी रिफ्लेक्ट होकर के पूरी दिखती है, वहां वहां चलता है उसका। ठीक है, तो वहां पर भी तो ऊंची दिशा में फिर वो क्या है, उसका अस्तित्व है काल का। तो ऊंची दिशा में 11, नीची दिशा में 10, 2.5 दीप में 11, नीचे लोक में 11। ठीक है, नीची दिशा में, नीची दिशा में 10, क्योंकि नीची दिशा में सूर्य चांद नहीं है। नीचे लोक में 11, क्योंकि वो महाविद्या के दूत थे, अगर नारकी के जीव को नहीं मिलता है सूर्य की लाइट। पर पर चूंकि ये महाविद्या क्षेत्र के 2 विजय थे, वहां के कारण नीचे लोक में आ तो गया, तो नीचे लोक में 11, ऊंचे लोक में 10, क्योंकि वो सूर्य चंद्र का वहां पर देव नहीं। तो इस तरह ये है जो है इसकी समरी है। किसी को प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो मैं भरत जी को हैंड ओवर करता तो हूँ। यहाँ पे जैसे आपने सब बताइए, और हाँ। अभी देखिए जो 2 नीचे बताए, तो वो नीचे में नहीं आया क्या? नीचे में आया, परंतु उस वो नीची दिशा, वो जो कि जो सेंटर से है वो नीची दिशा, वो सेंटर में नहीं है ना। वो साइड में आपको मान लो आपने एक आप जब मान लो मकान भी कंस्ट्रक्ट कराते हो, आपने साइड में मान लो आपने एक पिट खोल बना करके वहां पर आप वहां पर कुछ निर्माण कर रहे हो बेसमेंट का, तो वहां तो लाइट आ रही है ना, तो हो तो गया नीचे जमीन के। उस हिसाब से सोचो आप। नहीं तो वो नीची दिशा में काउंट नहीं हुआ क्या? वो नीची दिशा हो गई, नीची दिशा वो जो एग्जैक्ट सेंटर में है, वहां नीची वो दिशा। ऊपरी से नीचे। हाँ, उसके वो नीची दिशा हो गई, समतल भूमि से। हाँ, समतल भूमि से वहां से वो जो रुचक प्रदेश है 8, वो वहां जो नीचे वाली है वो जो सेंटर में एकदम मेरु पर्वत के सेंटर में, वहां वो नीची दिशा हो गई और वो ऊपर दिशा हो गई। क्लियर हो गई बात? तो नीची दिशा में नहीं हुआ, ऊपरी दिशा में है। ठीक है, ऊपर दिशा में 11, नीची दिशा में 10, नीचे लोक में 11, ऊपर लोक में 10, मध्य लोक में 11। मध्य लोक बोलेंगे तो 11, अगर 2.5 दीप बोलेंगे तो 11, और 2.5 दीप के बाहर बोला मध्य लोक तो 10।
क्योंकि मध्य लोक भी, अगर आप खाली मध्य लोक बोल दिया तो आपको ढाई दीप आ गया, तो उसके कारण मेरे को 11 बोलना पड़ रहा है। लेकिन अगर खाली खाली ढाई दीप के बाहर वाला मध्य लोक भी बोलेंगे तो वहां भी 10। क्योंकि उसके बाहर जो भी सूर्य चंद्र वगैरह है वो चलते नहीं है। 45 लोग योजन जो है ढाई दीप का, खाली उसके जो सूर्य चंद्र है वही चलते हैं। उसके बाहर वाले सूर्य चंद्र वो स्थिर है, वो गति नहीं करते। 45 लाख योजन के बाहर के हाँ, और 45 लाख योजन कैसे आया? तो आप ऐसा समझो, 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, 2 लाख योजन का लवण सागर, फिर 4 लाख का दातकी खंड क्षेत्र, फिर 8 लाख का कालोदधी सागर, फिर 16 लाख का पुष्कर द्वीप। अब 16 में से सिर्फ 8, तो ठीक है ना। तो अब ये जो, अब ऐसा है, ये राउंड थाली है एक, ये तो एक की हो गई। अब इसके इधर कितना नाप लेते हैं। तो पुष्कर द्वीप से शुरू करो, पुष्कर का आधा था 8, तो 8 हो गया, फिर 8 हो गया कालोदधी का, 16 समुद्र का, फिर 4 हो गया धातकी खंड का 20, फिर 2 हो गया अपना लवण सागर का 22, तो 22 इधर 22 उधर 44, और बीच का एक जम्मू द्वीप 45। तो इस तरह 45 लाख योजन का जो स्प्रेड है, फिर वही जो है वहां पर उसके ऊपर जो सूर्य चंद्र है वो गति करते हैं। इसलिए खाली इसी क्षेत्र में आपको काल की गणना है। इसके बाहर जो भी है वहां काल की गणना सूर्य चंद्र के आधार पर नहीं। निश्चय में तो काल है, पर वहां दिन रात इत्यादि वो सब नहीं। नहीं तो बोलते ना देवलोक में 20,000 साल, तो वो कैसे करना? नहीं, वो तो निश्चय काल है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इतने दिन इतनी रात, क्योंकि दिन रात क्यों हो रहे हैं? सूर्य की गति के कारण हो रहा है, सूर्य चंद्र की गति के हिसाब से हो रहा है दिन रात। तो ये हमारा जो दिन रात बोल रहे हैं वो नहीं होगा। निश्चय काल तो है, समय तो बीत रहा है, लेकिन वो आपको समय का वो मेजरमेंट का वो तरीका नहीं दिख रहा है जो यहाँ पर दिख रहा है। या फिर ऐसा है कि यहाँ के इतना टाइम बीत गया तो वहाँ हाँ, 20,000 साल इधर का उधर। वो ठीक है, वो कैसे भी ले लो, मतलब वहां भी है तो सही ना, तभी तो बोल पा रहे हो आप। निश्चयिक काल तो वहां भी है ही है, ये व्यवहारिक काल हो गया। निश्चय में तो काल वहां भी है, ये व्यवहार में आप कैसे देख रहे हो, व्यवहारिक काल हो गया। यहाँ भी अगर सूर्य चंद्र का अगर काउंटिंग नहीं होता तो भी समय तो है ही, समय तो है ही है। काउंटिंग हाँ, से भी है। हाँ, क्योंकि आयुष्य कर्म बंधा है, इतनी स्थिति, समय तो है, लेकिन उसकी गणना जो यहाँ काउंटिंग है, जो आप दिन रात के आधार पर कर पा रहे हो, पक्ष महीना, वो नहीं। निश्चय काल तो है। किसी को कोई डाउट? तो भरत जी, हमने जो है आज का जितना प्रॉमिस था उससे उतनी डिलीवरी हो गई है। अब आपको ज्यादा लेना लो सर, दिक्कत नहीं है। नहीं, वो ठीक है, मैं तो ले सकता हूँ, लेकिन अभी आपने जो प्लान किया है, पहले से हमारा प्लान तो आपका पूरा लेने का था, हमने फिर भी अब 48वां खत्म कर दिया है पूरा। हाँ, गौतम जी नहीं है ना? मतलब जी नहीं। तो फिर तो नेक्स्ट दो में पक्का हो जाएगा, एक में भी हो सकता है, 49-50 4 ही बोल बचे बस। हाँ, और में छुट्टी का बाद में छुट्टी नहीं है, बाद में हमारे गुरु जी लेंगे। बताओ, नहीं चलेगा। तुम्हारे कंटिन्यू करो सर। ठीक है, जैसे कि अपने पहले लोक के बारे में जो भी डिस्कशन हुआ था उसमें हमने लोक आकार के बारे में समझा है। फिर जो 4 गति के जीव है तो उसमें तिर्यंच गति के जीव और नारकी के जीव कहाँ रहते हैं, उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो हमने समझने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में जो 4 प्रकार के देवता हैं उनमें से भौनपति देव और व्यंतर देव, उनका लोकेशन क्या है वो हमने एक बार समझा था। तो क्या मैं रिपीट करूं एक बार या आगे कंटिन्यू करूं? ब्रीफ रिविजन करूं? हाँ। 2 मिनट याद रखो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो अपना जैन धर्म का सिंबल है वो कुछ और नहीं, वही अपना लोक का आकार है। हाँ, ठीक है, ठीक है।
तो अपना जो जैन धर्म का जो चिन्ह है वही अपना लोक का आकार है, और उसमें ऊपर से नीचे तक 14 रज्जु का ये लोक है। और इस लोक में 3 भाग है, ऊर्ध्व लोक, बीच का जो मध्य लोक, और उसके नीचे अधोलोक। अधोलोक है जो 7 रज्जु से कुछ ज्यादा है, जो ऊर्ध्व लोक है वो 7 रज्जु से कुछ कम है, और बीच का जो मध्य लोक है उसकी लंबाई कितनी है? 1800 योजन। तो ये क्लियर है? हाँ, थिकनेस। ठीक है, तो 7 रज्जु 1800 योजन, फिर 7 रज्जु प्लस 7 रज्जु से कुछ कम 1800 योजन, और 7 रज्जु प्लस है। तो टोटल 14 हो गया। हाँ, तो ये जो 7 टोटल रज्जु, 14 हो जाएगा। हाँ 7 रज्जु से कुछ कम है, और यहाँ कुछ ज्यादा है, जो बीच का जो गैप बचा वो 1800 योजन मध्य लोक का है। ये 1800 योजन, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में ही अपने व्यंतर देव और ज्योतिष देवों का निवास स्थान है। अब हमने जब नरक के बारे में डिस्कशन हुआ था, तब हमने जाना जो पहली नरक है उसकी मोटाई कितनी है? 1,80,000। 3000। 1,80,000। 3,000 तो प्रतर हो गया, लेकिन मोटाई ऊपर से नीचे तक जो पहला नरक है उसकी मोटाई है 1,80,000 योजन है। ठीक है, मेरे को वॉशरूम भी जाना है, बहुत टाइम है मेरे को, आप जाओ। लता जी प्लीज म्यूट कर ले। 1,80,000 योजन का है। इसमें से जो पेन था ना इधर, ये नहीं, मध्य लोग वो बोर्ड का पेन मैं निकाला था। मोबाइल के क्या है? दूसरे एंगल से बताने का प्रयास करता हूँ। ये है अपना मध्य लोक। मोबाइल में you have to drop the file. दिख रहा है क्या? डिस्टर्बेंस है इंटरनेट में। लाइट मध्य है, वो 900 में डिवाइड करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1800 योजन को जो बीच का एक समतल काल्पनिक लाइन, हाँ, उसे हम समतल भूमि कहते हैं, और हम लोग जहाँ रहते हैं वो ये समतल भूमि हो गया। ठीक है, अब जो पहली नरक है वो है 1,80,000 योजन की। तो हम जहाँ रहते हैं उसके नीचे से पहले नरक की भूमि स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए पहली नरक की कुछ एरिया मध्य लोक में भी है। पहला नरक कितना है? 1,80,000 योजन। नीचे 900 क्या है उसमें? ये 1800 योजन का पूरा मध्य लोक है। करेक्ट है। तो ये समतल भूमि जहाँ रहते हैं उसके नीचे भी मध्य तो लोक ही है। 900 भी 180 में इंक्लूडेड है। हाँ, तो 900 भी 180 में इंक्लूडेड है। तो ये जो 900 है ये है मध्य लोक। बाकी कितना बचा? 1,79,100। ठीक है, तो ये हो गया अपने अधोलोक में। ये अपने सातों नर किया जाए। नहीं, ये पहली नरक है। वो पहले हाँ, ये पहले नरक है। ये 7 नाक की तो 7 रज्जु हो गई लगभग। ठीक है, ये तो हम लोग पहली नरक की बात करें तो 1 रज्जु हो गई इसकी मोटाई। ठीक है, नहीं, एक रज्जु भी नहीं है, वो एक पोर्शन है, क्योंकि इसका गैप है बहुत बड़ा। मतलब पहले नरक का लगभग 1 रज्जु से बोलते हैं ना, 7 नरक 7 रज्जु। मोटाई तो ठीक है, 1,80, 1,28 जो वगैरह सब है, अलग अलग है, वो तो है ही, क्लियर है। लेकिन ठीक है, अब इसमें यही देखते हैं कि 1,80,000 का पहला नरक है जिसमें 900 योजन यहाँ से मध्य लोक से स्टार्ट होते हुए ये जाता है। इसमें ये जो पहली नरक है, ये इसमें कितने प्रतर अंतर है? जो पहली नरक में कितने प्रतर और अंतर है? 12 प्रतर 13 अंतर। 13 प्रतर 12 अंतर। तो प्रतर हो गए स्लैब्स, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्लैब्स ही हो गए, और बीच के जो 12 गैप्स है वो है 12 अंतर। 13 तो ये, हाँ, ये बेसिकली हो गई 13 छत और ग्राउंड है तो 12 रूम है। 12 रूम्स हो गए। ठीक है ना? तो ये मान लो आप एक 12 मंजिल की बिल्डिंग है, 12 फ्लोर्स की। तो उसमें भुवनपति देव कहाँ रहते हैं? वो इसमें
स्लैब्स में नहीं, वो तो नारकी रहते हैं। नाल के स्लैब हाँ, में रहते हैं। तो नारकी जीव है वो स्लैब में रहते हैं। तो अंतर में रहेंगे, अंदर में भी 3,000 योजन का जो स्लैब्स है, जो स्लैब है 3,000 योजन का है, उसमें ऊपर का नीचे का 1,000 छोड़ दें तो बीच के 1,000 में नारकी जीवों का निवास स्थान है, उनके नरकावास है। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रतर में। अब जो 12 अंतर है, इसमें से ऊपर के 2 अंतर छोड़ दें तो नीचे के 10 अंतर में कौन रहता है? 10 प्रकार के बहुपति देव। पर कहीं कहीं ये भी उल्लेख आता है कि ऊपर और नीचे का एक एक अंतर छोड़ दें तो बीच का जो 10 अंतर है वहां 10 प्रकार के बहुपति देव रहते हैं। तो इसके बारे में अपना डिटेल डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं बहुपति देवों के बाद में व्यंतर देवों का निवास स्थान। तो ये जो मध्य लोक है, ठीक है, इसमें बताते हैं कि ऊपर का 100 योजन छोड़ दें और नीचे का जो पहला का 1,000 योजन है उसमें 100 योजन में 8 प्रकार के व्यंतर देव रहते हैं। तो इन शॉर्ट या तो इसको ऐसे समझ लो कि ऊपर का नीचे का 100 छोड़ के बीच का 800, या फिर सिर्फ ऊपर का 100 नीचे छोड़ दो तो फिर 800 में 8 प्रकार व्यंतर देव है। एग्जैक्टली अपने नीचे हम जहाँ रहे हैं उसके नीचे। हाँ। तो इसे 100 योजन नीचे नीचे और 800 योजन तक। हाँ, ठीक है, तो 8 प्रकार के व्यंतर देव हम लोग जानते हैं, 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। भूत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर किंपुरुष मरो गंधर्व। तो ये 8 प्रकार 800 योजन में रहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मध्य लोक में रहता है। ये मध्य लोक में सर रहते हैं। वाण हाँ, वो मैं आ रहा हूँ वो भी दे दो। तो बहुपति देव वो तो अधोलोक में रहते हैं, पहले नरक में ही, स्पेसिफिकली पहले नरक में ही। और जो व्यंतर देव है वो अपने मध्य लोक में अपने 100 योजन के नीचे उनका जन्म स्थान है। और लेकिन मोस्टली रहते हैं अपने आसपास, खाली घर, कुआं, पेड़ पौधे। उनको पेड़ पौधे बहुत पसंद है तो पेड़ पौधों घर बना लेते हैं। आपने देखा होगा कोई सूना घर कोई ज्यादा देर तक छोड़ दे तो वहां कोई भूत पिशाच अपना घर कर लेते हैं, ऐसे सुनने में काफी पहले आया होगा। ये सब व्यंतर देव है जो अपने आसपास रहते हैं। ठीक है, अब व्यंतर देवों में एक और कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं वाण व्यंतर देव। ये भी एक प्रकार के व्यंतर देव है। इनका निवास स्थान कौन सा है? जो ऊपर का हमने जो 100 योजन छोड़ा है, अपने समतल भूमि से 100 योजन छोड़ा है, उसमें से ऊपर का 10 योजन और नीचे का 10 योजन छोड़ दें तो बीच के 80 योजन में 8 प्रकार के वाण व्यंतर देव रहते हैं, अनपाणिक, मानपाणिक इत्यादि। ठीक है, इनका क्या कार्य मतलब इनका activity क्या है? वाण व्यंतर। तो सबका अपना अपना व्यवस्था होता है। अब व्यंतर देवों का जैसे उनमें सास वगैरह। काम भी करते हैं, किसी का बिजनेस है, किसी का जॉब ऐसा वो करते हैं, वैसे उनका ही है। कई व्यंतर देवों का सेवक रहते हैं, जैसे यहाँ अपने राजा और सेवक सोल्जर्स का जैसा एक पूरा सिस्टम है, वैसे व्यंतर देवों में भी पूरा सिस्टम है। और हमने इंद्र की भी बात की थी। भुवनपति देव 10 प्रकार के हैं, पर उत्तर के और दक्षिण के मिला के 20 प्रकार के भुवनपति देव होते हैं। और उनके सबके एक एक इंद्र होने की वजह से 20 इंद्र होते हैं। ठीक है, अब व्यंतर देव भी वही है जो 8 प्रकार के व्यंतर देव है, भूत पिशाच यक्ष राक्षस। उनके भी उत्तर दिशा का एक नगर होता है और दक्षिण दिशा के भी 8 नगर होते हैं, 8 नगर होते हैं। तो उन 8 के 16 इंद्र होते हैं। और उसी प्रकार ये जो वाण व्यंतर देव है, इनके भी उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा ऐसे मिला के 8 16 इंद्र उनके भी होते हैं। 52 यही हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन जो भी जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन सबको क्लियर है? यहाँ तो कुछ ये रिवीजन था बेसिकली। क्लियर। क्लियर है ना? हाँ, या 12 इंद्र और बचे। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाते हैं तीसरे प्रकार के देवताओं की तरफ, जिनका नाम है ज्योतिष देव। इनको ज्योतिष देव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चमकते रहते हैं। और जैसे कि निर्मल सर ने पिछले क्लास में बताया था कि ज्योतिष देवों की एक ही लेशा होती है, कौन सी? तेजस लेशा। तो उनका बेसिकली वो चमकते ही है, उनकी एक ही लेशा होती है। अब ज्योतिष देव जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? भूत, सूर्य, चंद्र, यक्ष, ग्रह, नक्षत्र, तारा। मेरा व्यंतर देवी चल रहा है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। ठीक है, हाँ। तो वे अब
वो आते हैं, 490 ऊपर वो आते हैं वहाँ से उसमें। तो बाजू वाले कभी मिलते नहीं ना सर हमसे। हाँ? आजू बाजू तो अमेरिका वाले भी है, वो आएंगे अपने जाएंगे तब मिलते हैं, वैसे ही उनके व्यवस्था है। तो इनके पास पावर है, आ सकते कभी ये तो आते ही है ना, आते हैं, देखते लेकिन भी आपको है। पता नहीं। हाँ, काम बड़े तो ही ट्रम्प आके रहते हैं। आपसे मिलता है क्या? हाँ। भाई नहीं मिलता तो वैसा कुछ काम करो तो मिलेगा, पर उसे मिलना भारी पड़ जाएगा। वही से वैसे ही मोस्टली सेम है। भारी पड़ेगा पता नहीं ना, मतलब फेवरेबल भी हो जाता है अनफेवरेबल। वो तो ट्रम्प भी फेवरेबल हो सकता है कईयों के लिए, वैसे ही है, सेम लॉजिक। अब जब ज्योतिष देवों का निवास स्थान जानना है तो उनके बारे में थोड़ा मध्यलोक के बारे में भी जानना होगा। अब मध्यलोक की मोटाई कितनी है वो तो हमने अभी देखी, 1800 1800 योजन। 900 पर इसकी लंबाई कितनी है मध्यलोक की, अगर हम लोक में देखें तो इसकी एक रज्जु की, ठीक है। अब जो एक रज्जु का मध्यलोक है, इसकी रचना कैसी है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, इसलिए ढक्कन लेके आए आज। तो बेसिकली आप मान लो कि ये मध्यलोक वैसे ऐसे है लेवल में, मैं ऐसे बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये हो गया अपना एक रज्जु का मध्यलोक। इस मध्यलोक के बीचों बीच एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं जम्बूद्वीप, जो आज सर ने बताया। ये जो बीचों बीच है वो है जम्बूद्वीप। ये 1,00,000 योजन का लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब इस द्वीप के लंबा चौड़ा कहता है, बोलना बड़ा डिस्क है पर लंबा चौड़ा नहीं, लंबा चौड़ा है कि इस रेडियस बेसिकली डायमीटर डायमीटर नहीं, जैसे कि ये है जम्बूद्वीप, हाँ। तो यहाँ से यहाँ 1,00,000 है। डायमीटर हाँ, ये डायमीटर, ये रेडियस लेडीज आधा आधा उसका आधा रेडियस, अच्छा। सेंटर टू सेंटर। ओके सॉरी, तो ये डायमीटर, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है, यहाँ से आप यहाँ पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, कैसे भी पकड़ लो। लंबाई चौड़ाई मतलब रेक्टेंगुलर हो जाता हाँ, है वृत्ताकार। हाँ, तो इसका इसका बेसिकली डायमीटर को वर्ताकार बोलते हैं क्या? सर्कल हाँ, तो सर्कुलर सर्कल को तो सर्कल डायमीटर एक रज्जु है। सर्कल का मेजरमेंट डायमीटर से करते हैं, लंबाई हाँ। चौड़ाई से नहीं करते। हाँ, हाँ, ठीक है। इसका एक्चुअली पूरी एरिया देखिए तो 3,00,000 समथिंग योजन आती है, बट इसका इस पॉइंट जो हम डायमीटर बोलते हैं, तो उसको तो फिर डायमीटर का सिनोनिम क्या है सर हिंदी में? व्यास। व्यास। हाँ, तो इसका व्यास जो है वो है 1,00,000 योजन का, ठीक है। और एक्चुअली सर्कुलर में नहीं होता है, उसको डिस्क बोलता है ओके, क्योंकि सर्कल का मतलब होता है ओनली पेरिफेरी, यहाँ पेरिफेरी नहीं है, पेरिफेरी प्लस इनसाइड इनसाइड भी, तो वो उसको डिस्क बोलते हैं। ओके। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड डिस्क। अब हिंदी के टर्म्स में तो ये सब समझना होगा, बोलो ना, वो दोनों नहीं मेरे को समझ में आएगा मेरे को, मैं तो डायमीटर मेरे को समझ में आ गया, तो वैसे ही बोलता हूँ। तो डायमीटर 1,00,000। हाँ, थाली बोलो आप उसको। हाँ, वो तो आकार का, और थाली का व्यास है वो 1,00,000 योजन। हाँ, ठीक है। तो जो जम्बूद्वीप है, ये सबसे बीच वाला जो आइलैंड है, इसे हम जम्बूद्वीप कहते हैं। और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, के चारों तरफ फिर से एक द्वीप है, उस द्वीप के चारों तरफ फिर से एक समुद्र है। ऐसे करते करते इस पूरे जम्बू द्वीप में द्वीप और समुद्र है। असंख्य 3 टर्म जो काउंटिंग यूज करते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत, तो ये असंख्यात है। एक काउंटिंग है पर काउंट नहीं कर सकते। हाँ, जो काउंटिंग बियॉन्ड काउंट, जो काउंटिंग नहीं है वो अनंत होता है। तो बीचों बीच जो है वो है जम्बूद्वीप, उसके चारों तरफ जो समुद्र है इसे हम लवण समुद्र कहते हैं। इसके चारों तरफ जो द्वीप है जिसे हम धातकी खंड कहते हैं। इसके चारों तरफ जो समुद्र उसे हम कालू समुद्र कहते हैं। और उसके चारों तरफ जो द्वीप है इसे हम पुष्कर द्वीप कहते हैं। पर क्या मनुष्य इन 3 या 1 या पूरे मध्यलोक में रहते हैं? तो वो अगर जानना है तो ये पिक्चर हम देखेंगे। बोलते ना। हाँ, जम्बू धातु की अंतर्गत तो असंख्य है। हाँ,
लास्ट बार सर तो बाकी लोग बोलते हैं तो बाकी जगह खाली हमें द्वीप में हम आए हो बाकी जीव है मनुष्य मनुष्य अगर आप पिक्चर अगर देख पा रहे हैं तो ये है मध्य लोक, जिसके बीचों बीच जम्बू द्वीप है, थाली के आकार का है। फिर ये समुद्र, फिर ये धातकी खंड द्वीप, फिर कालोददी, फिर पुष्कर द्वीप, ऐसे करते करते यहाँ असंख्य द्वीप समुद्र है। तो एक रज्जु में असंख्य द्वीप समुद्र है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं अभी कि मनुष्य इसमें कहाँ रहते हैं। स्वयंभू रमन, जो लास्ट वाला समुद्र है वो है स्वयंभू रमन समुद्र। उत्तर एकदम लास्ट में द्वीप है समुद्र है समंदर है। के अंदर वाला जो ये तो स्वयंभू रमन। तो समुद्र लोग के बाउंड्री में टच अंतिम स्वयंभू रमन समुद्र। अब यहाँ आप देखेंगे कि पूरे मध्य लोक में जो बीच के 2.5 द्वीप है उसी में ही हम मनुष्य का क्षेत्र है। अगर पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें जो बीच का ये जम्बू द्वीप हो गया, फिर लवण समुद्र हो गया, फिर ये धातकी खंड, फिर कालोददी, और ये जो पुष्कर द्वीप है ये वैसे तो 16 लाख योजन का है, पर क्योंकि अंदर के 8 लाख योजन में ही मनुष्य क्षेत्र है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अर्ध पुष्कर। और इसीलिए जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप मिला के इसका नाम पड़ता है 2.5 द्वीप। तो ये 2.5 द्वीप है, यही हम मनुष्य की दुनिया है। जो भी कर्म भूमि के, अकर्म भूमि के और लवण समुद्र अंतर द्वीपज है, ये सब इस 2.5 द्वीप के अंदर ही रहते हैं। अब यहाँ हमने जान लिया कि यहाँ मनुष्य रहते हैं। तो इस जो जम्बू द्वीप है इसके बीचों बीच एक पर्वत है जिसे हम बोलते हैं मेरु पर्वत। ये मेरु पर्वत जो है वो 1 लाख योजन का है। ऊंचाई है। हाँ, इसकी ऊंचाई है 1 लाख योजन। फिर पिक्चर नहीं दिखाई देगा ना, क्या करूं? ठीक है योजना मतलब एक तो मध्य लोग से बाहर निकल गया। हाँ आराम से। पिक्चर ही बेटर रहेगा, मैं ड्रॉप अगर पिक्चर अगर आप देख पा रहे हैं हाँ तो ये हो गया समतल भूमि। जो अपने बात हुई थी कि 1800 योजन का मध्य लोक है, उसके बीच का जो पार्ट है समतल भूमि है। ये समतल भूमि से 1000 योजन नीचे तक मेरु पर्वत है। यानी कि जो समतल भूमि के एंड पॉइंट, मध्य लोक एंड पॉइंट तक 900 योजन वो कवर हो गया। उसके बाद में 100 योजन अधोलोक में भी मेरु पर्वत है। तो मेरु पर्वत इन शॉर्ट अधोलोक का 100 योजन है, मध्य लोक का 1800 योजन है, और बाकी का जो पोर्शन है वो ऊर्ध्वलोक में है जो आता है 98,100 योजन। तो इस प्रकार से ये जो मेरु पर्वत है ये तीनों लोकों में आता है। पर ज्योतिष चक्र के विषय में ये जानना इसलिए जरूरी है कि जो बीच का 900 योजन है, समतल भूमि से ऊपर का 900 योजन, इसके 790 योजन से, अगर आप देख पा रहे हैं राइट साइड में यहाँ लिखा हुआ है 790 योजन से, समतल भूमि से 900 योजन ऊपर तक मध्य लोक का बाउंड्री है। तो यहाँ 790 योजन जो है वहां पहला ज्योतिष चक्र आता है, वो है तारादेव, तारा चक्र। उसके बाद में 10 योजन बाद आता है सूर्य चक्र, मतलब सूर्य हमारे चंद्रमा से ज्यादा पास में है, ठीक है। फिर उसके 80 योजन ऊपर आता है चंद्र, फिर उसके 4 योजन ऊपर नक्षत्र, फिर 4 योजन ऊपर बुध ग्रह आता है, फिर 3 योजन ऊपर आता है शुक्र, फिर उसके 3 योजन बाद गुरु, फिर 3 योजन बाद मंगल, और अंत में शनि ग्रह आता है। तो बेसिकली जो सूर्य और चंद्रमा जिसके बारे में हम लोग ज्यादा बात करते हैं, जो रोज आता है, वो सूर्य चंद्र चालू होता है अपने समतल भूमि से 800 योजन ऊपर, और जो चंद्रमा है अपने समतल भूमि से या फिर अपने पृथ्वी से 880 योजन के ऊंचाई में है। इन शॉर्ट 790 योजन से लेके ऊपर के 900 योजन तक ज्योतिष चक्र स्थित है। और ये कैसे रहता है? ये जो मेरु पर्वत आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ अपनी अपनी हाइट पे ये परिक्रमा करते हैं। और ये परिक्रमा कितनी एरिया में करते हैं?
जैसे कि सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि जो 2.5 द्वीप के अंदर जो भी ज्योतिष चक्र है वो चर है। चर यानी कि चलने वाले, मूवमेंट करने वाले, ये मेरु पर्वत के इर्द गिर्द या परिक्रमा करते हैं। और जो 2.5 द्वीप के बाहर के जो सूर्य चंद्रमा है वो स्थित है, स्थिर है। तो वहां दिन है तो अनंत काल तक दिन है, और वहां अगर रात है तो अनंत काल तक रात ही है। तो वहां के सूर्य चंद्रमा स्थिर होने की वजह से वहां दिन रात का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये केवल अपने 2.5 द्वीप के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ सूर्य चंद्र की परिक्रमा होती है, यहाँ दिन रात का हिसाब है और काउंटिंग है। मेरु पर्वत मध्य लोक में है। हाँ सर, भरत क्षेत्र जो है ये मैं आगे जब मनुष्य के बारे में बताऊंगा ना तब और क्लियर हो जाएगा, अभी आपने नहीं देख सकते। जो मुझे महाविद्य क्षेत्र में जो रहते हैं वो भी नहीं देख सकते। और ये नीचे की नीचे ये 1000 योजन तक जाती है। विकास के लिए अभी तो मध्य लोक में हो सर ये 10,000 योजन की होगी, वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा, जहां तक मुझे ध्यान है। चौड़ाई आई थिंक 1000 योजन या 10,000 योजन समथिंग है, वो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में चेक करके, ठीक है। मेरु पर्वत है सर, हाँ मतलब अपना ये पत्थर का पत्थर नहीं है मेरु पर्वत। हाँ अच्छा आपने पूछ लिया। मेरु पर्वत रचना कुछ इस प्रकार है कि इसका कुछ पार्ट जो है वो सोने से बना हुआ है, कुछ पार्ट ऐसा है जो डायमंड से बना हुआ है, कुछ पार्ट ऐसे जो कीमती रत्नों से बना हुआ है, और जो कुछ पार्ट है ये जाम्बुवन स्वर्णमय, ये जाम्बू नंदन स्वर्णमय, मतलब इतना समझ सकते हैं कि ये भी प्रेशियस मेटल है। तो अब लास्ट जब लोक का हुआ था तब बताया था कि 1,00,000 योजन शाश्वत है ये, करेक्ट। योजन के दो प्रमाण होते हैं, एक तो शाश्वत अशाश्वत। शाश्वत होता है 12,800। तो अगर ये 1,00,000 योजन का है तो इसका 1,00,000 योजन कितना हुआ किलोमीटर में? 12,800 जो होता है उतना लाख। हाँ 128 करोड़ लंबा ये मेरु पर्वत है, 128 करोड़, और पूरे ये कीमती रत्न स्वर्ण और जमोन स्वर्ण से भरा हुआ है। तो समझ लो कि ये पूरा पहाड़ 128 करोड़ का है, और यहाँ 100 ग्राम के टुकड़े के पीछे कितने आदमी पागल हो जाते हैं, कितने वैल्यू होती है। यहाँ पूरा पहाड़ खड़ा है, और ये तो सिर्फ मेरु पर्वत है। ऐसे अपने जम्बू द्वीप जगती है, ऐसे बहुत सारे इस लोक में ऐसे पार्ट से झांके है, सोना चांदी रत्न, सोने के पहाड़ पहाड़ भरे पड़े। तो आपने मंगल वगैरह बोला, यानी मंगल, तो वो मंगल ग्रह वही है जो अपने यूएस वगैरह भी जाना ही है, we try to go ऊपर। अब वो क्वेश्चन भी आता है कि जो चांद पे जो गए हैं हाँ वही तो वो चांद पे करके, पर वही है जब इसमें कैलकुलेशन एक आता है, एक बार मैं और अनिल जी डिस्कस भी किए थे उस कैलकुलेशन आपसे, ये जो मंगल ग्रह बहुत दूर है, चांद बहुत दूर है, और वो जिस चांद पे गए हैं उसका जो डिस्टेंस है वो तो अपना बताया हुआ डिस्टेंस है, तो जो आपने तो वही बोल रहे हैं, उसी चांद में गए। वही क्वेश्चन है। ऐसे जनरली लगता है उसी चांद में गए हैं, पर वो अगर आप कैलकुलेशन देखें तो वो काफी दूर है, और ये जो चांद है वो अपने काफी पास है, ये जो जो वो गए हैं। ये तो बोल रहे हैं, ये चांद जो आपको दिख रहा है वही हाँ। वही बोल रहे हैं। हाँ वो तो हो रहे हैं, पर निश्चय में केवल जाने के अपने मैथमेटिकली तो नहीं बैठा वो, बाकी है। तो यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि तो जो उनका मानना है सूर्य फादर है, चांद नजदीक है। हाँ चांद नजदीक। जबकि हमारे हिसाब से चांद दूर है, सूर्य नजदीक। हाँ और ये भी है ना, सूर्य आता है 800 योजन पर, चंद्र आता है 880 योजन पर। सूर्य आगे चंद्र पर। और जो हम सूर्य चंद्र देख रहे हैं वो बेसिकली इधर इधर नहीं देखना सर, ये सर्किल के अंदर सर्कल के अंदर ये नीचे, ये थोड़ा नीचे, और ये चंद्र ऊपर, ये घूमते घूमते हो सकता है सूर्य चंद्र भी यहाँ आ जाए, तो चंद्र इसके ऊपर है, ऊपर है और सूर्य नीचे। तो बेसिकली ये मेरु पर्वत तो 1,00,000 योजन का है, और ये 110 योजन के अंदर ही ये रोटेट कर रहा है, तो उसमें पिक्टोरियल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं सकते। ये बस एक समझने के लिए कि ऐसे घूमता है। तो 110 योजन यहाँ तो एक पॉइंट होगा बेसिकली, 100 योजन नॉट इवन 1%, 1% 1000 होता है, तो 100 बहुत छोटा पॉइंट होगा। अब ये जो सूर्य चंद्र हम लोग जो देखते हैं बेसिकली वो सूर्य चंद्र के विमान है, नॉट एग्जैक्टली सूर्य चंद्र, और वो पृथ्वी काय के जीव है। सूर्य जो हम लोग देखते हैं ना विमान है, वो पृथ्वी काय के जीव है, पृथ्वी रत्न है वो बेसिकली, और उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि हमें रोशनी देती है। बाकी जो देवता है वो तो वैक्र शरीरधारी है, वो तो दिखते भी नहीं है, वो इन विमानों में
निवास करते हैं, या फिर जो ऊंचे देव है इंद्र है वो अपने अपने महलों में अलग जगह पे निवास करते हैं। बट बेसिकली जो हम सूर्य चंद्र देखते हैं वो उनके विमान होते हैं। तो ये है ज्योतिष चक्र बारे में कि ज्योतिष देवता कहाँ रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो भवनपति देव है वो अधोलोक में है, ज्योतिष और वेंतर देव है वो मध्य लोक में है। वेंतर देव अपने समतल भूमि से नीचे है और ज्योतिष अपने ऊपर है। और बाकी जो चौथे बचे वैमानिक देव है वो अपने ऊर्ध्व लोक, वो आगे जब भी मौका मिलेगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। यहाँ एक चीज और जानने लायक है, हमने 52 इंद्र के बारे में जाना। अब इसके अलावा जो ज्योतिष चक्र है वहां से 2 इंद्र बनते हैं, एक होते हैं सूर्य के इंद्र और एक चंद्रमा के इंद्र। तो इस प्रकार ज्योतिष देव में 2 इंद्र होते हैं, सूर्य और चंद्र। तो 52 + 2 54 का अपना काउंटिंग मिल गया। और बाकी जो ग्रह नक्षत्र तारा है उनके अपने इंद्र नहीं होते, वे बेसिकली सूर्य और चंद्र के परिवार में ही आते हैं। उनकी फैमिली या उनकी प्रजा मान लो, उनकी प्रजा के अंदर काउंट होता है, उनके अपने इंद्र नहीं होते। ये सूर्य चंद्र ही उनके इंद्र है। नक्षत्र होता है। अब नक्षत्र यहाँ हो गया कॉन्स्टलेशन बेसिकली, या फिर ग्रह। जो हम बोलते हैं ग्रह तो नहीं, तारा ग्रह तो ग्रह सेपरेट है, और तारा और नक्षत्र बेसिकली कॉन्स्टलेशन में पढ़ने में आया। बट स्काई में देख रहा बोल रहे तारा देखो, नक्षत्र देखो। नहीं वो ठीक है, नक्षत्र हो गया, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब जो हुआ ये तो नक्षत्र हो गया। Which cannot be. What we see in the sky? वो तारा तारे। सब भी तो है, भी सकते हैं, बट जो हम बात करते हैं सप्तऋषि वगैरह वो तारे हो गए, ठीक है ना। और नक्षत्र हो गए उत्तरा फाल्गुनी, ये सब हुए नक्षत्र हो गए। करेक्ट। और तो जैसे आपने सूर्य का एक बार, सूर्य तो इतने सारे विमान है, उन सब में एक ही इंद्र रहता है। इंद्र एक ही, और कितने हैं वो भी काउंटिंग है। अपने 2.5 द्वीप के अंदर जो जम्बू द्वीप है उसमें 2 सूरज और 2 चंद्रमा है, और एक परिक्रमा के लिए उनको लगभग 48 घंटे चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ जो सूरज हम आज देखते हैं वो हम कल नहीं देखेंगे, उसको परसों देखेंगे, और जो हम कल देखते हैं वो हम उसके ऑल्टरनेटिव देखेंगे। तो इवन डेज पे एक सूर्य होता है और ऑड डेज पे एक सूर्य होता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी इवन डेज पे एक होता है, ऑड डेज पे होते हैं। अपने अगर आप ये सूर्य और ये चंद्रमा, तो हमारे ठीक है, ये स्कूल में सब गलत पढ़ा गया। वो जितना जाने वो पढ़ा है, तो केवल ज्ञानी तो है नहीं, केवल ज्ञानी जो बताया वो अपना। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, गलत नहीं, अनेकांत की बात है। वो अगर आप दोनों को पैर मान लो तो 24 घंटे में घूम ही रहना। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी, कालो दधी और अर्ध पुष्कर। फिर कालो दीदी सब नाम कौन रखा था ये सब? ये मुझे लगता है अनंत काल से ही है, अनंत काल। पहले से ही। हाँ, भरत क्षेत्र ये सब है। अब ये जो अपना जम्बू द्वीप है इसमें 2 सूरज और 2 चंद्रमा है। तो बेसिकली हम लोग आज जो देखते हैं वो कल नहीं देखते, परसों देखते हैं, वैसे करते वो 48 आवर्स का वो बेसिक कैलकुलेशन बैठता है। तो अगर एक सूरज यहाँ है अपने भरत क्षेत्र में तो दूसरा सूरज वहां होगा ऐरावत में, और दोनों तरफ रात होगा तो यहाँ दोनों महाविद्य क्षेत्र में। तो डिटेल में चलो जब मनुष्य 2.5 द्वीप और समझेंगे तब एक बार देख लेंगे। लवण समुद्र में 4 सूरज और 4 चंद्रमा है। धातकी खंड में 12 सूरज और 12 चंद्रमा है। कालो नदी में 42 सूरज और 42 चंद्रमा है। और जो इसलिए कुल 2.5 द्वीप के अंदर 132 सूर्य चंद्रमा है टोटल। और ये चर यानी कि चलने वाले सूरज और चंद्रमा है, ये अपने अपने लोकेशन पे ये लोग रोटेशन मारते, ये विमान के रोटेशन मारते हैं। कुल आप देखो तो 132 सूरज और चंद्रमा इस 2.5 द्वीप के अंदर है। एक इंद्र है। इन टोटल में एक ही इंद्र है, 129 का एक इंद्र है। ये इंद्र तो अपने 2 ही काउंट करते हैं, तो सूरज का एक इंद्र और चंद्रमा का एक। तो जो अचर है सूर्य चंद्र, उनमें उनके इंद्र ही हो गए ना, इंद्र तो एक ही है। अब उनका पावर्स कितना, एरिया कितना, बेसिकली इंद्र है तो पूरा ही काउंट हो गई फिर। और हाँ, तो ये क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो एक क्लैरिफिकेशन, ये जो बाहर भी है हाँ
सूर्य चंद्र जो हम एक तो विमान हो गए, वो सूर्य चंद्र, हाँ। वो धरती सूर्य चंद्र। इंद्र तो उसमें रहने वाले देव है। इंद्र तो एक ही है। हाँ सही है, इंद्र या जो भी सूर्य देव है, हाँ तो उनमें रहने वाले वो देव। हाँ लेकिन ये चर अचर जो हम बोल रहे हैं, हाँ वो सिर्फ विमान है जो चर अचर है मेरे। हाँ, विमानी। तो ये सूर्य चर अचर नहीं, वैसे देवता। सूर्य देवता हुआ। हाँ, जो हम जो देवता है वो विमान है। वो विमान है, वो तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। हाँ वही हो। हाँ। विमान चर अचर है, विमानी। देव तो चर ही है। देव तो चर है, देव तो अपने जैसे अपने घूमते वैसे ही घूमते हैं। हाँ। हाँ, तो बाहर वाले भी जो है देव, वो तो घूमते रहते वो तो घूमते हैं। हाँ वही बोल रहा हाँ हाँ। तो ये क्या सर 48 आवर्स घूमना, तो हूँ। वही ये विमान है। विमान खुद घूमते हैं। विमान है धरती, विमान है जो पृथ्वी काय का विमान जो है वो पृथ्वी काय का, वैसे तो वो भी जीव है, पर वो पृथ्वी काय का जीव है। कोई एक पत्थर होता है, एक रत्नों का, पत्थर भी पृथ्वी काय है और रत्न भी पृथ्वी काय है, तो ये पृथ्वी काय के विमान है। और ये काउंट जो है वो विमानों का काउंट है। विमानों का काउंट है ये। हाँ, क्योंकि एक एक विमान में कितने सारे सूर्य देव रहते हैं। देव मतलब फैमिली है, वही रह भी सकते हैं। है ना, जितनी फैमिली है सारी। सूर्य देव मतलब अच्छा सूर्य वो जाकर। मतलब 132 के एक इंद्र है, इसलिए मैंने ये हाँ 132 के वो एक इंद्र नहीं है, वो जितने भी सूर्य देव है उनके एक इंद्र। हाँ, ये तो विमान हो गए, ये तो विमान विमान है ये। हाँ मतलब विमानों के कोई इंद्र नहीं होते। विमान इंद्र नहीं, ये पूरे इस जो जाति है अब जैसे मैं बोला भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत की जितनी भी जनता है उसका प्रधानमंत्री। ये तो ज्योग्राफी है। ये ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में जो भी जितने भी रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री है। तो उसी तरह उनके इंद्र है। हाँ, तो हमारी भाषा वो भी हो गया, इनके इंद्र है, जैसे भारत के बोलते हैं ना। हाँ, टेक्निकली समझने के लिए सही point है। टेक्निकली ध्यान रखना है, बिकॉज ये जो हम सूर्य चंद्र देखते हैं ये विमान है, और ये रोशनी पड़ती है, विमानों की रोशनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि जैसे अपने वैदिक इसमें जनरली ऐसे अपने महाभारत रामायण देखते हैं कि देवता की लाइट आ रही है, वैसे नहीं है वो। हाँ, सूर्य भगवान रोशनी दे रहे, ऐसा नहीं। आप हाँ। विमान की रोशनी, विमान की रोशनी। क्योंकि उसमें वो सूर्य देव का स्थान है। यस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो घूमना है, ये अपने आप घूमते हैं या कोई इसे घुमाता है? हमने अभी देखा ना कि 132 विमान है, ये क्या ये अपने आप घूमता है या फिर कोई इसे घुमाता है? ना घूमते हैं। बाकी देव घुमान। एक्चुअली इसका ये है कि हर ये जो विमान है, तो कुछ एक देवता होते हैं जो इंद्र को इम्प्रेस करने के लिए वैष्णव बना के इन जो विमान है इनको, वो इनको पकड़ के ऐसे बता के, कोई एक शेर का रूप बना के, कोई एक हाथी का मुंह बना रूप बना के, ऐसे बना के ये इनको घुमाते हैं। बट ये सब एक उनको अपने मालिक को इम्प्रेस करने के लिए, अपने इंद्र को इम्प्रेस करने के लिए एक प्रथा है। बट ऐसा नहीं है कि उनके घुमाने से घूमता है, वो अपने आप ही घूमता है, बस वो जैसे सहारा देता है बस। तो ये जो घूमते हैं वो अपने आप अपनी शक्ति, अपनी गति, अपने नामकरण के हिसाब से करते हैं। पर व्यवहारिक एक है कि कोई जैसे कि सिंपल में कोई अगर अर्थी लेके जा रहा है, तो अर्थी लेके जाने के लिए 4 लोग ही काफी है, पर लोग कंधा देते हैं, हाथ देते हैं, राइट? क्यों? एक बताने के लिए, अपना एक जताने के लिए कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। वैसे इसी प्रकार जब विमान घूमते हैं तो काफी देवता वैकरूप बना के इन विमानों को घुमाते हैं अपने मालिक या फिर जो अपने हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए। तो ये बेसिक जानकारी है इन ज्योतिष देवता के बारे में। और इसके अलावा भरत जी बट ये जीव जीव है ना, तो वो कैसे घूमेंगे अपने आप? ये जीव है, पृथ्वी काय के विमान है ये। इसको तो पृथ्वी का ही बोलते हैं क्या इसको, इनको भी? हाँ हाँ हाँ, ये अभी मैंने बताया ना कि रत्न रत्न विमान है, तो रत्न वैसे पृथ्वी काय हो गए। लेकिन फिर भी इनके लिए है तो मूव नहीं करेंगे। वो जैसे कि अपना ये चक्र रत्न नहीं होता क्या, वो भी तो मूव करता है। वो जब चक्रवर्ती जब जाता है तो अपने आप जाता ही है, देवता द्वारा अधिष्ठित होता है, पर वो उनका रहता है, वो अपने आप ही जाता है। अजीब तो अजीब भी घूम ही सकता है। अजीब तो चल सकता है, वो कोई बात नहीं। हाँ, रोबोट कैसे चलता है? हाँ, अजीब ही है ना। नहीं, अजीब तो चल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। वो तो चलने के लिए जीव की क्यों आ सकता है?
आपको एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आप आयरन बार रखा है, वो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, उसको क्या चल रहा है। तो ये इससे चलने के लिए तो आपको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मिले कहीं से भी मिले चलेगा। और क्या है कि लोक में व्यवस्था है, ये पहले से ही घूमते ही आ रहे हैं और वैसे ही अभी भी घूम रहे हैं। तो भले ही वो एक इंद्रिय है, वो खुद अपनी इच्छा से नहीं घूम रहा, पर एक होता है ना, एक नाम कर्म का उदय। अब नाम कर्म के उदय से, जैसे आज हम, जैसे आपने पहले पढ़ा था 42 प्रकृति है, उसमें एक होता है आताप नाम कर्म, जो जहां तक मुझे याद है कि खुद ठंडा रहता है, दूसरे को गर्म करता है। और एक और उसका अपोजिट है, बेसिकली सूर्य चंद्रमा देख सकते हैं, तो सूर्य गर्मी दे रहा है पर खुद आज खुद ठंडा है। तो बेसिकली यहाँ सूर्य हम लोग विमान मानते हैं, तो विमान गर्म भी है, ठंडा भी दे रहा है, वो उसकी प्रकृति है। उसी प्रकार ये जो घूमना है, ये भी एक प्रकृति हो गई। वो तो ऐसे भी आप देखो, हिमालय से गंगा निकलती, गंगोत्री से गंगा निकलती, हाँ, तो पानी भी तो एक केंद्रीय चल रहा है ना, वो भी चल रहा है, राइट। तो ऐसे ये तो नेचुरल लॉज है, नेचुरल लॉस है बस, बेसिकली। हाँ। क्लियर हो गया ना संजय जी? क्योंकि ये ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज ये मानना है कि कोई अगर सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है, तो उसमें फिर नियमितता शायद ना भी रह पाती। हाँ, वो इम्प्रेस करने के लिए हाथ लगा रहे। हाँ, हाथ लगा रहेगा, हाथ तो हम कभी लगाओ कभी ना भी लगाओ, तो भी वो चलता रहेगा। हाँ, वही बोला कि ये तो अच्छी बात है कि ये अपने आप, क्योंकि ऑटोनोमस के बिना वो नियमितता मुश्किल। क्योंकि आप बोला ये ठीक है, अशोक जी को इम्प्रेस करने के लिए मैं गीत गा रहा हूँ, अब अशोक जी का ध्यान उधर गया तो मैं थोड़ी देर चुप भी हो जाता हूँ, झपकी भी ले लेता हूँ। अब वही है, टेप तो चल ही रहा है, मैं तो खाली होठ हिला रहा हूँ, हिलाऊं ना हिलाऊं, टेप तो चलती रहती है। तो उस हिसाब से और एक चीज ध्यान रखना है, रिद्धि के मामले हम यूजुअली सूर्य चंद्र बोलते हैं, तो हमारे माइंड में एक नोशन रहता है कि सूर्य बड़ा है और चंद्र उसका पावर कम है, पर एक्चुअल में अगर अपने शास्त्र हिसाब से जाए तो रिद्धि जो है वो चंद्रमा की ज्यादा है। रिद्धि है, परिवार है, द्युति है, वो सब चंद्रमा की ज्यादा है। और इसमें इनका परिवार के बारे में वर्णन आता है कि जो सूर्य चंद्रमा है उनके परिवार कितना है। तो नहीं क्या सूरज चंद्र हाँ, यही है, पर लिया कैसे सूर्य देते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो बेसिकली ये आज ज्योतिष चक्र बारे में हमने आज ये कंप्लीट कर लिया कि उनका लोकेशन कहाँ है, और इसके रिलेटेड जो भी कुछ है। अब इसके रिलेटेड कुछ डाउट है किसी को कुछ? तो ये जैसे आपने 900 योजन बताया, हाँ, तो भरत से प्रेस से भी 900 योजन तक। हाँ, हाँ, तो रफली अगर देखो 1000 योजन और एक योजन आपका 12,000 कुछ है किलोमीटर, हाँ, राइट? तो 12,000 × 1000 किलोमीटर हो गया टोटल, रफली दिखते हैं। हाँ, तो उसके अंदर अंदर सब है। हाँ। 12,000 × 1000, तो ये हो गया 12 लाख 1 करोड़ 1 20 लाख किलोमीटर। हाँ, तो ठीक है, हम सूरज से 1,86,000 मील होगा क्या सूरज से? और कुछ डाउट इसके ज्योतिष चक्र रिलेटेड किसी को? तो फिर ये वाले तो वही है जो दिखते हैं, वो भी नहीं है, ये बिना दिखने वाले हैं। नहीं, ये भी होगा जो चंद्रमा देखते हैं वो बोले नेक्स्ट डे देखो अलग है। नहीं, तो ये हम लोग ये दिख रहे हैं वो है ही नहीं ना, ये तो 5 साल है, वो बहुत दूर वाले हैं, इतने दूर है। तो ये तो दिखाई नहीं पड़ता है, जो हमको दिख रहा है वो भी अलग अलग है, सेम नहीं है। नहीं, वो उसके बारे में नहीं बता रहे हैं वो। देखिए बोला ना सर 48 आवर्स है, तो जो हम देखते हैं सूरज वो नेक्स्ट डे दूसरा सूरज देख रहे हैं, चंद्रमा भी हम दूसरी सूरज देखते हैं, दूसरी चंद्रमा देखते हैं, एवरी डे ऑल्टरनेट, बिकॉज यहाँ दो है ना। हाँ। तो चंद्रमा को भी 48 लगभग चाहिए वैसे तो। हाँ, अब इसमें ये भी बताया है कि इनका परिवार कितना बड़ा है। क्वेश्चन है, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी एवं अर्ध पुष्कर द्वीप, इनमें कितने कितने ज्योतिषी देव है? तो कितने कितने ज्योतिषी देव है? तो जो जम्बू द्वीप है इसमें चंद्र सूरज दो है, ग्रह 176, नक्षत्र 56, और तारा है वो है 1,33,950 करोड़ा करोड़, कोटा कोटि, इतने तारे सिर्फ जम्बू द्वीप में। तो इसमें पांचों के नहीं बताऊंगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दो के बताता हूँ।
तो हमने जम्बू द्वीप को तो सुन ही लिया। लवण समुद्र में 4 सूरज और 4 चंद्रमा है, ग्रह है 352, नक्षत्र है 112 और जो तारा है 2,67,900 कोड़ा कोटि, करोड़ इंटू करोड़। विमान है। हाँ विमान है, देव देव बोल रहे हैं उसके ऊपर। विमान देव बोला हाँ देव यानी विमान, ये विमान ही है। विमान हाँ। देव। पर यहाँ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ज्योतिषी देव है। हाँ तो वही क्लैरिफिकेशन, क्या एक विमान में एक ही देव रहता है? अब वैसे तो वाइफ भी रहती है, तो वो तो वैसे जरूरी नहीं कि परिकृत स्त्री भी रहती है, पर इसमें क्वेश्चन तो ऐसे ही है, ज्योतिषी देव है। आगम में देखना पड़ेगा। हाँ तो मोटा मोटी एक आइडिया देता है कि कितने वो है करके, ठीक है। जम्बूद्वीप प्रोजेक्ट में देख सकते। सर अब जम्बूद्वीप में आप दो सूरज बोले ना, और जम्बूद्वीप ढाई द्वीप का है ना? हाँ सर, ढाई द्वीप में जो सबसे बीचों बीच जो था ना। हाँ तो अब ढाई द्वीप में हाँ 2 सूरज, तो दोनों सूरज ढाई द्वीप का हम भरत ये ढाई द्वीप में तारे हैं, नहीं, ये तो ढाई द्वीप में था। सॉरी सर, ये पूरा मिला। जम्बूद्वीप अलग, ढाई द्वीप अलग। हाँ जम्बूद्वीप इज पार्ट ऑफ ढाई द्वीप। ढाई द्वीप। हाँ तो बेसिकली अगर आप पिक्चर देखेंगे तो जम्बूद्वीप तो सिर्फ ये है, तो आप यहाँ मान लो यहाँ 2 सूरज चंद्रमा है, लवण समुद्र में 4 है। तो जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र अलग है। हाँ। जो है हम्म वो चक्र अलग अलग होंगे ना, चक्र अलग अलग रेडियस के होंगे। रेडियस अलग होंगे। हाँ तो भरत क्षेत्र का होगा, जो जम्बूद्वीप का होगा वो अपना 1 लाख व्यास का होगा। हाँ 1 लाख व्यास का होगा, वो फिर उसका रेडियस अलग। अब ये भी है कि जो धातकी खंड है यहाँ के भी तो मेरू पर्वत है। धातकी खंड में तो एक ही है ना, 5 है। वो कब से होता है? 5 ही है, बोलते एक मेरू पर्वत सबसे बड़ा बड़ा जो है अपने जम्बूद्वीप वाला मेरू पर्वत है 1 लाख योजन का है। बाकी यहाँ भी 2 मेरू पर्वत है, यहाँ भी 2 मेरू पर्वत है, ये 85,000 योजन ईच है, वो छोटे वाले। और जो इनके क्षेत्र तीर्थंकर होते हैं उनकी पूजा, वो जो बर्थडे सेलिब्रेशन का जो एक है ना जन्मोत्सव बनाने का, वो वहाँ के मेरू पर्वत में होता है। पर मेरू पर्वत 5 है। ओके, तो वो सूर्य चंद्रमा उन मेरू पर्वत के बाद घूमते गया। अब वो चीज पढ़ने में मेरे को कहीं नहीं आई है, तो वो मैं क्लियर नहीं हूँ। जम्बूद्वीप का तो क्लियर है, हाइट जो है वो तो क्लियर है अभी, ठीक है। अब चौड़ाई में उसके बैठेगा, क्योंकि वो तो एक साइड में अगर आप कर दिया आपने तो उसका मेरू पर्वत है वो सिमेट्रिक हो गया, सेंटर नहीं रहा। हाँ क्योंकि एक साइड कम रहेगा, एक साइड ज्यादा रहेगा, क्योंकि बीच में तो फिर से जम्बूद्वीप तो आ गया ना इतना। तो नहीं, वो यहाँ पे नहीं दिखता है, वो वाले सूर्य दिखे ना दिखे मतलब नहीं है, नहीं दिखते ठीक है, फिर आप वही बोल रहा हूँ ऑर्बिट उसका अलग हो जाएगा। हाँ हो सकता है ना, अलग हो सकता है, ठीक है, मेरे को और नहीं रहा क्योंकि सब चीज सर्कुलर है। और ये भी क्या पिक्चर है एक एंगल से है, कभी अपने भी जैसे अभी बुक आ रही है, लोआ बुक आ रही है, वो कब आएगी तब पता चलेगा, उसमें क्लैरिटी आएगा कि ऐसे ही है या और भी इसमें चेंजेस है। अभी तक तो हम लोग लोआ लोआ वो दिनेश मुनि वो कर रहे हैं, 2 साल से वो काम चल रहा है, वो शुभंकर मुनि पहले कर रहे थे। अब एक बार के लिए स्लो होता ना वो काम, हेमंत जी है ना यहाँ, वो काफी इनपुट दे रहे हैं। तो सर एक बार कंप्लीट कर देता हूँ ये। तो और किसी को कुछ डाउट है ऑनलाइन? ठीक है, तो अभी समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये समाप्त करता हूँ। जिन वाणी विपरीत कुछ भी बोला हो तो तस्मित छामी दुखड़ा। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोत्स्मि। गुरुदेव के प्रति। Thank you.